हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग लास्ट लूसेंट का बायोलॉजी सीरीज स्टार्ट किए थे। पहला और दूसरा हो चुका है। आज जो करेंगे वो लूसेंट बायोलॉजी सीरीज तीसरा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। तो पादप कोशिका इसमें क्या होता है कि सबसे बाहर का जो लेयर होता है वो त्रिस्तरीय होता है, जिसको कोशिका भित्ति बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, और ये उपस्थित रहता है पादप कोशिका में। लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। पादप कोशिका में जो ये कोशिका भित्ति होती है ये किस चीज़ की बनी होती है, एग्जाम में आता है। तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है। जंतु कोशिका में सबसे बाहर का जो लेयर होता है वो कोशिका झिल्ली होता है, या कोशिका जीव द्रव्य झिल्ली, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इससे ये घिरा रहता है। जबकि पादप कोशिका में सबसे बाहर में कोशिका भित्ति, उसके अंदर में कोशिका झिल्ली रहती है। दूसरा अंतर है कि कुछ पौधों को छोड़कर, जैसे कि कवक को और जीवाणु को छोड़कर जितने भी बाकी पौधे हैं उन सभी में क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है, और ये कोशिका के विभाजन में सहायता भी करता है। फिर तीसरा अंतर है कि पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। पादप कोशिका में रसधानी वैक्यूल या रिक्तिका होती है, लेकिन जंतु कोशिका में रसधानी या रिक्तिका नहीं होती है। फिर लास्ट अंतर है कि पादप कोशिका में तारक केंद्र यानी सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में तारक केंद्र होते हैं। चलिए थोड़ा देखते हैं प्लांट सेल यानी पादप कोशिका में क्या क्या कोशिका के अंग है, कैसे कैसे दिखते हैं वो। तो ये है कोशिका, प्लांट सेल है यानी पादप कोशिका है। सबसे बाहर का जो लेयर है ये त्रिस्तरीय लेयर, ये इसी को बोलते हैं कोशिका भित्ति, जिसको सेल वॉल। उसके अंदर जो येलो कलर का बॉर्डर है ये है कोशिका झिल्ली, जिसको सेल मेम्ब्रेन। फिर उसके अंदर ये आपका एक अर्ध द्रव्य रहता है, अर्ध तरल पदार्थ रहता है, ये इसी को बोलते हैं आपका साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और इसी में बहुत सारे कोशिका के अंग होते हैं, जिनमें से ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि पावर हाउस भी बोलते हैं सेल का। फिर लाइसोसोम, ये आत्मघाती थैली बोलते हैं इसको। फिर ये है क्लोरोप्लास्ट, इस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, जिसकी मदद से ये सेल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है। फिर है आपका ये राइबोसोम। फिर ये सब है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्य जालिका, जो हम लोग पढ़े थे। ये अंतर्द्रव्य जालिका दो तरह के होते हैं, एक चिकनी होता है, एक खुरदरी होता है। तो वही यहाँ पे रफ यानी खुरदरी वाला इस तरह से है, और ये चिकनी वाला इस तरह से है। फिर यहाँ पे सेम ये भी माइटोकॉन्ड्रिया ही है। और ये जो है आपका गोल्जी एपरेटस, यानी कि गोल्जी काई या गोल्जी उपकरण है। फिर आपका ये है हमारा केंद्रक, इस कोशिका सेल का ये केंद्रक है, जिसको न्यूक्लियस के अंतर्गत क्या रहेगा, उसका एक झिल्ली, बाहर का झिल्ली, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। और इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको न्यूक्लियर पोर बोल रहा है। और इसके अंदर में भी एक केंद्रिका रहता है, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और जो भी इसके अंदर अर्ध तरल है, जो भी द्रव्य पदार्थ है इसके अंदर, वो है न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी केंद्रक द्रव्य, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका, और इसके बाहर केंद्रक का छिद्र। इस तरह से ये आपका कोशिका सेल दिखता है। और एनिमल का सेल कैसे दिखता है, जानवर कोशिका कैसा दिखता है, तो ये है। इसमें आपका देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, ये वैक्यूल्स, रिक्तिका है ये, फिर रसधानी या रिक्तिका, फिर ये लाइसोसोम है। फिर ये सेम वैसे ही दिख रहा है, ये गोल्जी एपरेटस, गोल्जी काई या गोल्जी उपकरण। फिर ये है आपका स्मूथ और रफ दोनों ही अंतर्द्रव्य जालिका, ये है आपका अंतर्द्रव्य जालिका, ये रफ वाला, और ये आपका स्मूथ वाला, चिकनी और खुरदरी। फिर आपका यहाँ पे है सेंट्रियोल्स, ये सब है सेंट्रियोल्स, ये है राइबोसोम्स।
फिर ये केंद्रक के अंदर में है, यहाँ क्रोमेटिन है, ये न्यूक्लियस है जो केंद्रिका है, न्यूक्लियस है ये पूरा का पूरा पार्ट, न्यूक्लियस केंद्रक, इसमें ये जो पोर है, छिद्र है, न्यूक्लियर पोर, फिर उसका झिल्ली, न्यूक्लियर एनवलप। इस तरह से एनिमल सेल दिखता है, इसके पार्ट्स, कोशिका के अंग, सब कुछ हो गया। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, कोशिका विभाजन। और ये कोशिका विभाजन में, इसके बारे में जो साइंटिस्ट है बर्चू ने सबसे पहले 1855 ईस्वी में यह स्पष्ट कर दिया था कि जितनी भी नई कोशिकाएं हैं वो पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही आते हैं। और कोशिका विभाजन का प्रमुख कार्य जो है वो एक कोशिका से अनेक संतति कोशिकाओं यानी डॉटर सेल को जन्म देना है। इसका प्रमुख कार्य बस यही है, कोशिका विभाजन का प्रमुख कार्य यही है कि एक कोशिका है उससे बहुत सारे कोशिका का जन्म होगा, जिसको कि संतति कोशिकाएं बोलते हैं, डॉटर सेल बोलते हैं। ये कोशिकाएं मानव और अन्य प्राणियों में शारीरिक वृद्धि, क्षतिग्रस्त ऊतकों के पुनरुत्पादन, नवीन अंगों की वृद्धि एवं लैंगिक अलैंगिक जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये जो कोशिकाएं हैं यानी डॉटर सेल्स या संतति कोशिकाएं हैं, इसकी वजह से क्या होता है, मानव हो या कोई दूसरा प्राणी हो, उनके शरीर में कुछ वृद्धि होगा, कुछ विकास होगा, प्लस उनके शरीर में जो भी सेलों के जो झुंड को ऊतक बोलते हैं, और उस ऊतक में यदि कुछ फिर से उसको ठीक कर, कुछ खराब हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया है, तो उसको ठीक करना है यानी पुनरुत्पादन करना है, तो इसके लिए भी ये डॉटर सेल या संतति कोशिकाएं मदद करती है। कोई बॉडी का कोई नया अंग यदि उसमें वृद्धि होना है तो भी ये संतति कोशिकाएं मदद करती है, इनका महत्वपूर्ण भूमिका रहता है, और लैंगिक अलैंगिक जनन में भी। फिर सामान्यतः कोशिका विभाजन जो है वो दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। तो जनरली जो होता है वो दो ही प्रकार होता है, एक होता है समसूत्री विभाजन और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस और मियोसिस। लेकिन इसके अतिरिक्त भी एक तीसरा भी तरीका है कोशिका विभाजन का, जिसको असूत्री विभाजन कहा जाता है। सबसे पहले असूत्री विभाजन को ही देखते हैं। असूत्री कोशिका विभाजन, अमाइटोसिस, ये किन कोशिका विभाजन से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। तो ये जो आदिम जीव है या जीवाणु है या कवक है या कोई प्रोटोजोआ है, कोई शैवाल है, तो इन सब में जब कोशिका का विभाजन होता है तो इसके अंतर्गत आता है, वो असूत्री कोशिका विभाजन के अंतर्गत आता है। और इसे एक दूसरा नाम भी दिया गया है, प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन भी कहा जाता है। असूत्री कोशिका विभाजन को प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन भी कहा जाता है। इसमें जो बीच का केंद्रक वाला पार्ट है वो पहले लंबा हो जाता है, फिर सीधा दो भागों में विभाजित होकर अलग हो जाता है, और प्रत्येक भाग में दो भाग में बट गया और दोनों भाग में एक संतति केंद्रक पहुंचता है, दोनों में एक एक डॉटर न्यूक्लियस जो है वो पहुंचता है। फिर दूसरा जो तरीका है कोशिका विभाजन का वो है समसूत्री विभाजन, माइटोसिस। इसका दूसरा नाम है परोक्ष कोशिका विभाजन। और ये शब्द माइटोसिस शब्द जो है सबसे पहले 1882 ईस्वी में बाल्थर फ्लोमिंग नामक साइंटिस्ट ने दिया था, यूज किया था इस वर्ड को यूज़ किया था सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने, वाल्थर फ्लोमिंग साइंटिस्ट ने 1882 ईस्वी में। और उन्होंने ही कोशिका विभाजन का नाम माइटोसिस रखा, और इस कोशिका विभाजन का नाम उन्होंने क्या रखा, माइटोसिस। और माइटोसिस का अर्थ क्या है, धागे की तरह निर्माण। और धागे की तरह निर्माण, वास्तव में माइटोसिस का अर्थ है केंद्रक का विभाजन। वास्तव में देखा जाए तो माइटोसिस का अर्थ क्या होता है कि जो भी केंद्रक है ना उसका दो भाग में बढ़ जाना, यानी केंद्रक का विभाजन। परंतु व्यावहारिक रूप में यह शब्द केंद्रक का विभाजन है, यहाँ पे थोड़ा रिपीट हो गया, परंतु व्यावहारिक रूप में यह शब्द केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों के विभाजन के लिए इस्तेमाल होता है। व्यावहारिक रूप में क्या होता है, बस केंद्रक का ही विभाजन नहीं हो रहा, केंद्रक के साथ साथ कोशिका द्रव्य जो है उसका भी विभाजन हो रहा है और दो भागों में बंट रहा है। इस प्रकार का कोशिका विभाजन शरीर की कायिक कोशिकाओं में होता है।
तो इस तरह का कोशिका विभाजन कहाँ पे होता है? तो शरीर की जो कायिक कोशिकाएं हैं, यानी जो जनन कोशिका है उसको छोड़ के बाकी जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो कायिक कोशिकाएं होती हैं। रिप्रोडक्शन सेल के अलावा बाकी जितनी भी कोशिकाएं हैं वो कायिक कोशिकाएं कहलाते हैं, और उन कोशिकाओं के विभाजन के लिए ये समसूत्री विभाजन का उपयोग किया जाता है। उपयोग नहीं, मतलब ये वाला विभाजन का तरीका अपनाते हैं वो कोशिका विभाजन में। तो इस प्रकार के विभाजन में मातृ कोशिका यानी मदर सेल विभाजित होता है और दो समान नई संतति कोशिकाएं यानी डॉटर सेल को बनाती है। समसूत्री कोशिका विभाजन एक निरंतर प्रक्रिया है, और ये जो है किसी भी जीव में, ऑर्गेनिज्म में आपका निरंतर होते रहता है। एक से दो, एक मदर कोशिका, उसके दो संतति कोशिका डॉटर सेल, तो ये निरंतर चलते रहता है ये प्रक्रिया। समसूत्री विभाजन जो है एक जटिल प्रक्रम है, ये आसान नहीं है कि तुरंत आसानी से होता है, ऐसा नहीं है। इसके कुछ चरण हैं, कुछ अवस्थाएं हैं, तो ये एक जटिल प्रक्रम है जिसमें कई चरण हैं, कई अवस्थाएं हैं जो संपन्न होता है। समसूत्री विभाजन को 5 चरणों या अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है। तो इसके 5 चरण हैं। पहला चरण है कि विश्रामावस्था या इंटरफेज, रेस्टिंग स्टेज और इंटरफेज। इसमें क्या होता है कि जो स्टार्टिंग में प्रत्येक कोशिका किस अवस्था में रहती है, तो एकदम रेस्ट पोजीशन पे, रेस्ट स्टेज पे रहती है, विश्रामावस्था में होती है। और इस समय कोशिका के जल योजित यानी हाइड्रेटेड होने के कारण जब कोशिका विश्राम अवस्था में है तो उनमें जल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो वो हाइड्रेटेड है। तो इस हाइड्रेटेड होने की वजह से जो क्रोमोसोम्स उसके अंदर है, सेल के अंदर, वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है। और इस अवस्था में जो केंद्रक जाल है यानी क्रोमेटिन नेटवर्क, वो केंद्रक द्रव्य में पूरी तरह से डिफ्यूज्ड रहता है, विसरित रहता है, मतलब घुला हुआ रहता है। ये भी अच्छे से नहीं दिखता है, परंतु धीरे धीरे ये केंद्रक जाल स्पष्ट होने लगता है। दूसरा स्टेज है आपका प्रोफेज। उससे पहले यहाँ पे आप जो 5 अवस्था है वो दिया हुआ है। ये जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका में समसूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाएं, तो ये 5 अवस्था यहाँ पे दिया हुआ है। पहला जो है इंटरफेज, फिर प्रोफेज। इंटरफेज में देखिए केंद्रक झिल्ली, कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली, और यहाँ पे तारक केंद्र यानी सेंट्रोसोम अलग हो गया है, तो ये अलग होते हुए तारक केंद्र। फिर प्रोफेज चला गया। प्रोफेज में क्रोमोसोम्स, देखिए वास्तव में 2 क्रोमेटिड, यहाँ पे 2 क्रोमेटिड को दिखा रहा है क्रोमोसोम्स में। फिर तारक रश्मियाँ और तारक केंद्र और सेंट्रोमियर। फिर तीसरा है मेटाफेज। मेटाफेज में तरकु तंतु, स्पिंडल फाइबर और इसमें एक मध्यवर्ती रेखा। फिर एनाफेज में उतना अच्छा क्लियर पिक नहीं है। उसके बाद आता है टेलोफेज। टेलोफेज में संतति केंद्र इस तरह से अलग अलग पार्ट्स में होने जा रहा है। फिर फाइनली संतति कोशिकाएं यानी डॉटर सेल, तो इसका फिगर देखेंगे। पहले अभी हम लोग इंटरफेज का देखते हैं। ये है इंटरफेज, विश्रामावस्था जो है, पहला फेज जो है उसमें इस तरह से है सेल में ये है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में भी हाइड्रेटेड है, वाटर की मात्रा बहुत है, इसीलिए इसमें जो क्रोमोसोम्स है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। क्रोमेटिन ये कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा। ये चारों ओर का झिल्ली है, न्यूक्लियर एनवलप यानी केंद्रक झिल्ली है। उसके बाहर कोशिका द्रव्य है, और उसके चारों ओर जो सबसे बाहर का जो है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। और ये कोशिका द्रव्य में ये सेंट्रियोल्स है, 2 जोड़ा सेंट्रियोल्स है। चलिए अब दूसरा फेज देखते हैं। दूसरा फेज है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, समसूत्री विभाजन के प्रारंभ होते ही कोशिका में निर्जलीकरण शुरू होने लगता है। जो जल की मात्रा है अब वो जल की मात्रा नहीं रहता है कोशिका के अंदर, तो वो निर्जलीकरण वाली अवस्था में आ जा रहा है।
तो इसके परिणाम स्वरूप कोशिका और तत्पश्चात जो क्रोमेटिन जाल है वो भी अस्पष्ट नज़र आने लगता है। जो पहले अस्पष्ट नज़र नहीं आ रहा था जल की उपस्थिति की वजह से, जल को सोख लिया, तो अब क्या हो रहा है, उसके अंदर जो क्रोमेटिन जाल है वो अस्पष्ट नज़र आ रहा है। इसके पश्चात क्रोमेटिन जाल के धागे टूटकर अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये टुकड़े क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, गुणसूत्र कहलाते हैं। यही क्रोमेटिन जाल जो बहुत बड़ा सा था, ये जाल अब छोटा छोटा टुकड़ा में परिवर्तित हो रहा है और ये टुकड़ा जो है वो क्रोमोसोम्स कहलाता है, गुणसूत्र कहलाता है। और प्रत्येक गुणसूत्र पर दानेदार रचनाएं दिखाई पड़ती है और जिसे कि क्रोमोमियर कहते हैं। क्रोमोमियर किसको बोलते हैं, तो प्रत्येक गुणसूत्र पर दानेदार रचना रहता है जिसको क्रोमोमियर कहते हैं। प्रारंभ में गुणसूत्र थोड़ा लंबा होता है और प्रत्येक जीव में, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में, कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या तो निश्चित होती है, ये पहले भी बात किए थे, डिस्कस किए थे। प्रत्येक गुणसूत्र में एक विशिष्ट स्थान होता है और जिसको हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं। इसके पश्चात गुणसूत्रों की लंबाई में दो अर्ध भागों में विभाजन होता है। इसके बाद क्या होता है, जो गुणसूत्र की लंबाई, जितनी भी लंबाई है वो दो समान भागों में, अर्ध भागों में बंट जाता है, परंतु दोनों अर्ध भाग जो है वो एक दूसरे से सेंट्रोमियर पर जुड़े रहते हैं। जो सेंट्रोमियर वाला पोजीशन है वहाँ पे ये दोनों ही भाग जुड़ा रहता है और प्रत्येक अर्ध भाग को अर्ध गुणसूत्र या क्रोमेटिड कहते हैं। जितने भी आधा आधा भाग बटा हुआ है वो प्रत्येक अर्ध भाग को बोलते हैं अर्ध गुणसूत्र या क्रोमेटिड बोलते हैं। जंतु कोशिका में तारककाय या सेंट्रोसोम जो है वो दो भागों में विभाजित होकर कोशिका के दोनों ध्रुवों यानी पोल्स पर खिसक जाते हैं। प्रत्येक तारककाय के चारों ओर अनेक तारक रश्मियां यानी एस्ट्रल रेज निकलती है। दोनों सेंट्रोसोम के बीच के कोशिका द्रव्य में, तारककाय के बीच के कोशिका द्रव्य में कुछ परिवर्तन होता है और इसके फलस्वरूप दोनों तारककायों के बीच में तरकु धागों यानी स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है। इसके पश्चात गुणसूत्र सिकुड़कर छोटा हो जाता है और मोटा हो जाता है। पादप कोशिकाओं में तरकु धागे तो बनते हैं परंतु तारककाय नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में तारककाय सेंट्रोसोम पाए जाते हैं लेकिन पादप कोशिकाओं में आपका ये स्पिंडल फाइबर बनता है, इसके बावजूद इसमें सेंट्रोसोम या तारककाय जो नहीं पाया जाता है। धीरे धीरे केंद्रक की जो झिल्ली होती है वो डिसअपियर होने लगती है, गायब होने लगती है और गुणसूत्र जो है कोशिका के मध्य में आ जाता है। क्रोमोसोम्स कोशिका के बीच में आ जाता है। केंद्रक झिल्ली के गायब होने के साथ साथ प्रोफेज वाला जो अवस्था है वो भी पूरा हो जाता है। दूसरा फेज भी संपन्न हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो दूसरा फेज है आपका प्रोफेज। प्रोफेज का फिगर देखिए, यहाँ पे निर्जलीकरण हो गया न्यूक्लियस में, तो जिसकी वजह से ये सब जो है वो अब दिखने लगा। जो क्रोमेटिन जालिका जो थी वो दिखने लगा, न्यूक्लियस भी दिख रहा है। तो इस तरह से ये सब दिखेगा। बाहर में ये आपका कोशिका द्रव्य है, कोशिका झिल्ली है, क्रोमोसोम्स में यहाँ पे बढ़ जा रहा है। इसके बाद न्यूक्लियस है, ये तो सेंट्रियोल्स था, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स। फिर नेक्स्ट तीसरा फेज देखते हैं। तीसरा फेज है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, समसूत्री विभाजन की इस अवस्था में तरकु या स्पिंडल जो है पूर्ण विकसित हो जाते हैं। इसमें जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं और तरकु के बीचों बीच के भाग को मध्यवर्ती रेखा कहते हैं। गुणसूत्र के अर्ध गुणसूत्र यानी क्रोमेटिड्स पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट हो जाते हैं और प्रत्येक गुणसूत्र खिसक कर तरकु की मध्यवर्ती रेखा पर व्यवस्थित हो जाता है। गुणसूत्र अपने सेंट्रोमियर द्वारा तरकु धागों से जुड़ जाते हैं। तो मेटाफेज का फिगर देखते हैं, ये है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या दिख रहा है, ये जो लाइनिंग है ये सब है आपका स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स का बीच वाला जो पार्ट होता है वो क्या पड़े अभी, मध्यवर्ती रेखा, और इसी के आसपास, इसी के सामने निकट में सारा सेंट्रोमियर तुर के बीचों बीच के भाग को बोलते हैं। और क्रोमोसोम्स, जितने क्रोमोसोम्स है ना ये यहाँ पे व्यवस्थित हो जाते हैं। जो भी बीचों बीच का रेखा है, एक मध्यवर्ती रेखा बन रहा है
इसी को बोलते हैं मेटाफेज प्लेट भी बोलते हैं। तो इसी के यहाँ पे क्रोमोसोम सब व्यवस्थित हो जा रहा है और सब कुछ इसमें जो क्रोमेटिड्स है गुणसूत्र के अर्ध गुणसूत्र ये भी पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं इसमें। और गुणसूत्र जो अपने सेंट्रोमियर द्वारा ये स्पिंडल फाइबर से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, जुड़ जाते हैं गुणसूत्र यहाँ पे स्पिंडल फाइबर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, फिर चौथा है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, समसूत्री विभाजन के इस अवस्था के आरंभ होते ही प्रत्येक गुणसूत्र का सेंट्रोमियर 2 भागों में विभाजित हो जाता है। अब 2 भागों में विभाजित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक गुणसूत्र के क्रोमेटिड अब अलग अलग हो जाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिडों के बीच में एक तरह का विकर्षण पैदा हो जाता है। इसके कारण दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से दूर खिसकने लगते हैं। तरकु धागों में भी एक प्रकार का खिंचाव पैदा हो जाता है, जिससे तरकु धागे धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू कर देते हैं। अतः तरकु धागों का सिकुड़ना क्रोमेटिडों को एक दूसरे से दूर खिसकने में मदद करता है। इस खिंचाव के फलस्वरूप दोनों क्रोमेटिड जो है वो कोशिका के दोनों ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं और गुणसूत्र का आकार किस तरह का हो जाता है, या तो वी शेप का या तो यू शेप का। अब प्रत्येक क्रोमेटिड जो है वो संतति गुणसूत्र कहलाते हैं, डॉटर क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। तो एनाफेज देखते हैं, ये रहा एनाफेज। यहाँ पे देखिए ये अलग अलग हो जा रहा है, ये एक दूसरे के साथ विकर्षण हो रहा है और पोल की ओर जाके ये चिपक जा रहा है। तो ये भी इधर अलग होगा, ये अलग होके ये पोल के पास चला जाएगा, ये भी इधर अलग होके पोल के पास चला जाएगा। एक दूसरे के प्रति ये लोगों का विकर्षण शुरू हो रहा है, रिपल्सन शुरू हो रहा है। तो एनाफेज में क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये सब क्रोमोसोम्स है, आपका गुणसूत्र है वो सेपरेटेड हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं एंड आर मूविंग टुवर्ड्स द पोल्स, और ये पोल्स की ओर मूव कर रहे हैं। ये जो फिगर दिया हुआ यहाँ पे पौधा कोशिका का, इससे पहले जो फिगर था वो आपका जंतु कोशिका का समसूत्री विभाजन की अवस्थाएं दी हुई थी, और ये पौधा या पादप कोशिका में किस तरह से समसूत्री विभाजन है उसकी अवस्थाएं हैं। ये विश्राम अवस्था है, फिर ये प्रोफेज में है, ये भी प्रोफेज में ही है, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज का ये है, फिर टेलोफेज, फिर फाइनली आपका टेलाफेज में बस केंद्रक अलग अलग, केंद्रक के साथ साथ अलग अलग संतति कोशिकाएं बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। इस तरह से इतना सारा फेज दिया हुआ है। 5वां फेज है आपका टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है, इस अवस्था में जो संतति गुणसूत्र है विपरीत दिशा में खिसकते खिसकते अपनी ओर के तारककाय के निकट पहुंच जाता है। अपना उस ओर जो भी सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम की ओर खिसकते खिसकते जो आपका डॉटर गुणसूत्र क्रोमोसोम्स है, संतति गुणसूत्र है, वो खिसकते खिसकते अपनी ओर का जो सेंट्रोसोम है उसके पास चला जाता है। और प्रत्येक कोशिका ध्रुव जो है यानी पोल में मौजूद जो संतति गुणसूत्र में प्रोफेज के ठीक विपरीत प्रक्रियाएं होती है। इसके फलस्वरूप गुणसूत्रों में क्या होता है, अब हाइड्रेशन शुरू हो जाता है। डिहाइड्रेशन हुआ था, अब टेलोफेज में फिर से हाइड्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिससे गुणसूत्र धीरे धीरे पतला होने लगता है और लंबा हो जाता है, और जिससे कि वो स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। और केंद्रिका या न्यूक्लियस जो है वो पुनः प्रकट हो जाता है। इसके बाद गुणसूत्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण फिर से हो जाता है जैसा पहले था। इस प्रकार एक मातृ केंद्रक से 2 जो संतति केंद्रक यानी डॉटर न्यूक्लियस है वो बन जाता है। अब नेक्स्ट आता है साइटोकाइनेसिस। क्या होता है साइटोकाइनेसिस, क्या होता है, केंद्रक के विभाजन के पश्चात जो कोशिका द्रव्य है उसका भी विभाजन हो जाता है, इसी को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। वस्तुतः ये कब होता है, ये कौन से फेज में होता है, तो एनाफेज से ये होना शुरू होता है। कोशिका द्रव्य का विभाजन जो है वो एनाफेज से होना शुरू होता है, और टेलोफेज के अंत में कोशिका द्रव बीचों बीच के अंदर की ओर धंसना शुरू कर देता है, जिससे एक संकुचन यानी कंस्ट्रिक्शन बन जाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन बन जाता है। धीरे धीरे कोशिका द्रव्य का अंदर की ओर धंसना बढ़ता जाता है, और परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो कोशिका द्रव्य है वो 2 भागों में बढ़ जाता है, और अंत में कोशिका का पूर्ण विभाजन हो जाता है। इस प्रकार एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है।
पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन जो है वो कोशिका द्रव्य के अंदर धंसने के फलस्वरूप नहीं होता। जंतु कोशिका में ऐसा होता है कि वो अंदर की ओर धंसने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप अलग अलग दो सेल में दो कोशिका में विभाजित हो जाता है और दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। लेकिन पादप कोशिका में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा इसमें अंतर है। इसमें कोशिका द्रव्य के अंदर धंसने के फलस्वरूप कोशिका का विभाजन नहीं होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है। इसमें जो आपका स्पिंडल फाइबर है, तर्कु के बीच में छोटी छोटी कणिकाएं एकत्रित होकर और आपस में जुड़ जाती है और जिससे कि आप कोशिका पट्टिका या सेल प्लेट का निर्माण करती है। और ये जो कोशिका पट्टिका है इसके दोनों ओर सेल्यूलोज की दीवार बन जाती है और इस प्रकार से दो डॉटर सेल या संतति कोशिका जो है उसका निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, यानी समसूत्री विभाजन का महत्व क्या है। तो समसूत्री विभाजन द्वारा एक मातृ कोशिका रहती है, उससे दो उसकी बेटी यानी कि डॉटर सेल या संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है इस समसूत्री विभाजन में। और इस विभाजन के परिणाम स्वरूप जो भी निर्मित जितनी भी संतति कोशिका है, डॉटर सेल है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है और इस विभाजन के स्वरूप जो भी संतति कोशिकाओं के गुण है वो मातृ कोशिकाओं के समान होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या भी समान रहती है मातृ कोशिका के और संतति कोशिका का दोनों का, और यहाँ तक कि जो भी संतति कोशिका है उसके जो भी गुण है वो भी मातृ कोशिकाओं में जो भी गुण रहते हैं उसके बराबर ही रहता है, समान ही रहता है। ये विभाजन सभी सजीवों में वृद्धि का आधार होता है। तो वृद्धि का आधार कौन सा विभाजन को माना जाता है, तो समसूत्री विभाजन को माना जाता है जितने भी जीव है उसमें। और सजीवों में घावों का भरना और अंगों का पुनरुद्भवन जो है, रीजनरेशन जो है, वो समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप ही संभव हो पाता है। समसूत्री विभाजन होता है जिसकी वजह से यदि हमें कोई घाव है तो वो भरने का काम भी इसी वजह से होता है, क्योंकि हमारे शरीर में भी समसूत्री विभाजन होता है। कोई अंग यदि फिर से निकल रहा है या उसमें कुछ परिवर्तन आ रहा है तो ये सब रीजनरेशन हो रहा है, तो ये सब समसूत्री विभाजन के कारण ही पॉसिबल होता है। फिर तीसरा है विभाजन का तरीका और तीसरा जो विभाजन होता है जिस तरीके से, वो है अर्धसूत्री विभाजन, जिसको मियोसिस बोलते हैं। अर्धसूत्री जो है वो कोशिका विभाजन की खोज, इस तरीका का खोज सबसे पहले बीजमैन नामक साइंटिस्ट ने किया था, परंतु ये जो नामकरण है कोई और दिया था। इसमें नामकरण मियोसिस नामकरण जो है वो फार्मर और मूरे नामक साइंटिस्ट ने 1905 यानी 1905 ईस्वी में किया था। इस प्रकार का कोशिका विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है, तो ये केवल जनन कोशिकाओं में होता है। इससे पहले समसूत्री विभाजन जो कि जनन कोशिका के अलावा जितनी कोशिकाएं थी उसमें उस तरह से कोशिका का विभाजन हो रहा था। लेकिन जनन कोशिकाओं से रिलेटेड यदि पूछेगा कि जनन कोशिकाओं में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस विधि यूज होता है। इस कोशिका विभाजन के द्वारा यदि जंतु है तो जंतुओं में शुक्राणु, स्पर्म और अंडाणु, ओवम, तथा यदि कोई पादप है तो पादप में नर और मादा युग्मक बनते हैं और जिनमें गुणसूत्रों की संख्या जो है वो आधी रह जाती है। इस कारण इस कोशिका विभाजन को न्यूनकारी कोशिका विभाजन यानी रिडक्शन सेल डिवीजन भी कहा जाता है। जैसा कि नाम है अर्धसूत्री, तो आधा आधा इसमें बढ़ जाता है गुणसूत्रों की संख्या भी, जबकि समसूत्री में क्या था, वो दो अलग अलग भागों में बंट रहा था, तो भी दोनों में आपका समान क्रोमोसोम से समान गुणसूत्रों की संख्या हो रही थी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि दो अलग अलग जैसे कि युग्मक वाला पादप में हो रहा है, नर और मादा युग्मक दोनों की गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है और इस कारण से इसमें क्या हो जाता है, जो विभाजन है उसको न्यूनकारी कोशिका विभाजन कहा जाता है। गुणसूत्रों की संख्या का आधा होना युग्मकों के निर्माण के समय होता है। जब युग्मक बन रहा है उस टाइम पे इसकी संख्या आधा होता है, जिनकी
युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस करते हैं। गैमेटोजेनेसिस करते हैं। युग्मकों में सामान्य गुणसूत्र संख्या की आधी की संख्या मौजूद रहती है, इस कारण इसे अगुणित कोशिका कहते हैं, हैप्लॉइड सेल कहते हैं। इसमें आधी की संख्या मौजूद रहती है दोनों में, इसलिए ये अगुणित या हैप्लॉइड सेल कहते हैं। और अगुणित कोशिका में गुणसूत्र की केवल एक ही प्रतिलिपि मौजूद होती है। शुक्राणु, स्पर्म व अंडाणु ओवम संयोजित होकर युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिससे किसी जीव या ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति होती है। युग्मनज में फिर से गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। अब जो नया एक बना जाइगोट या युग्मनज, तो ये इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या ये दोगुनी हो जाती है, तो इसको क्या सेल बोलते हैं? द्विगुणित कोशिका या डिप्लॉइड सेल बोलते हैं। और द्विगुणित कोशिका में आधे गुणसूत्र माता के होते हैं और आधा गुणसूत्र जो है वो पिता से प्राप्त होता है। इस प्रकार कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप एक मातृ कोशिका है, उससे 4 डॉटर सेल या 4 संतति कोशिका का निर्माण होता है। 1 से 4 का निर्माण। इससे पहले जिसमें कि समसूत्री वाला जो था उसमें 1 से 2 का निर्माण हो रहा था, 2 कोशिका। बट यहाँ पे अर्धसूत्री में 1 से 4 कोशिका का निर्माण। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में 2 विभाजन होता है। पहला विभाजन होता है जिसको विषमरूपी विभाजन बोलते हैं, हेट्रोटाइपिक डिवीजन बोलते हैं, या हार्श विभाजन रिडक्शन डिवीजन। और दूसरे विभाजन को समरूप विभाजन या होमोटाइपिक डिवीजन कहते हैं। दो संपूर्ण अर्धसूत्री विभाजन के बीच में विश्रामावस्था इंटरफेज होता है, जो जीवन अवस्था, एस अवस्था और G2 अवस्था में विभक्त होता है। तो 2 संपूर्ण अर्धसूत्री विभाजन के बीच में कौन सा फेज होता है? विश्राम अवस्था फेज होता है, जो कि 3 अवस्था में बटा हुआ है, जीवन अवस्था, एस अवस्था, G2 अवस्था। और समसूत्री विभाजन के एस अवस्था जैसा अर्धसूत्री के एस अवस्था में भी DNA का संश्लेषण होता है। अर्धसूत्री विभाजन विश्राम अवस्था के G2 अवस्था के पश्चात प्रारंभ होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया को निम्नलिखित अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया को कितने भागों में बांटा जा सकता है, किन किन अवस्थाओं में, किन किन स्टेज में, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। थैंक यू।